अपना मोटिव है विद्युत द्विध्रु। तो सब अब आ जाइए, अब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रु है ना, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सब अभी तो सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देने के बाद वो जो भी सिस्टम से रिलेटेड होगी वो पढ़ी जाएंगी, फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जाएगी। तो ये काम शॉर्ट नहीं, अपने आप में बड़ा है ना। सुनो सब परिभाषा ध्यान से, परिमाण में समान क्यों क्यों, लेकिन विपरीत प्रकृति के प्लस क्यू माइनस क्यू दो आवेश अति अल्प निकट स्थित हो। शर्त नंबर 3, वह बहुत पास होने चाहिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू अति अल्प निकट स्थित हो। तो आवेशों के ऐसे युग्म समायोजन को, युग्म समायोजन का मतलब जोड़ा, अंग्रेजी में कहे तो पेयर, तो आवेशों के ऐसे युग्म समायोजन को विद्युत द्विध्रु कहते हैं। जैसे NaCl, HCl, H2O, NH3 आदि। आपके सामने मैं शंकाएं पैदा करूंगा। NaCl और HCl पे तो आप 100% सहमत होंगे, इन पे सहमत नहीं होंगे तो मैं आपको उसका तरीका समझाऊंगा कि आप उस सहमत होना पड़ेगा, ठीक है। वो बात करें तो इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रु कहते हैं, यानी ये सब माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इसको ए पे दिखा दे, इसको बिंदु बी पे दिखा दे। पेन चेंज करते रहना पड़ता है मुझे, आप थोड़ा सा इरिटेट मत होना, क्योंकि मेरे को अलग अलग कलर से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो आपके सामने सिस्टम है इसे विद्युत द्विध्रु कहते हैं, है ना। परिमाण में समान लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प निकट स्थित हो तो आवेशों के ऐसे युग्म समायोजन को विद्युत द्विध्रु कहते हैं। अब कुछ समस्या और उनका निदान। कोई भी प्रेक्षण बिंदु लेंगे आप कहीं भी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो आप प्रेक्षण बिंदु की दूरी किससे लेंगे, है ना। माइनस क्यू से लेंगे कि प्लस क्यू से लेंगे। अब कोई भी बिंदु, जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिया, इसकी माइनस क्यू से दूरी अलग है, प्लस क्यू से दूरी अलग है। तो सब जब अपन कोई बिंदु लेंगे तो उस बिंदु की दूरी किससे लेनी है इसका डिसीजन लो। तो सब हमने देख लिया, बिंदु की दूरी अगर अलग अलग से लेंगे तो अलग अलग आएगी। तो बिंदु की दूरी आज के बाद आपको हमेशा लेना है मध्य बिंदु O से, पहला निर्णय। अब मैं कहता हूं द्विध्रु से 5 सेंटीमीटर दूर, तो द्विध्रु से 5 सेंटीमीटर दूर का मतलब है मध्य बिंदु से 5 सेंटीमीटर दूर, है ना। न प्लस क्यू से न माइनस क्यू से। अब ये मध्य बिंदु है, अगर मध्य बिंदु से माइनस क्यू को मैं ए दूरी पर कहूं तो प्लस क्यू की दूरी भी ए ही होगी, यानी द्विध्रु की कुल लंबाई 2m होगी, ठीक है सर। ये द्विध्रु डिस्टेंसेस वगैरह सब शामिल इसमें सब ये कंप्लीट हो गया। अब अपन अपनी बात पे आ जाए कि साहब NaCl HCl तो जमता है, ये द्विध्रु है। H2O अमोनिया NH3
कार्बन मोनोऑक्साइड या एक एटम आदि इत्यादि देदू हैं कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? अब सब ध्यान से, कोई सिस्टम देदू है या नहीं है, ये डिसाइड करेगी एक भौतिक राशि। इस भौतिक राशि का नाम है विद्युत देदू आघूर्ण, है ना? इसको अपन दर्शाएंगे P से, विद्युत देदू आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, है ना? इंग्लिश में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। ये वह राशि है जो डिसाइड करेगी कि निकाय देदू है या नहीं है। क्लियर सर? अब विद्युत देदू आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में ध्यान से सुने। विद्युत देदू में किसी भी एक आवेश का परिमाण, तो परिमाण तो दोनों आवेश के ही समान है, प्रकृति अलग अलग है। तो विद्युत देदू में किसी एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के मध्य लंबाई या विस्थापन 2a के गुणनफल को देदू आघूर्ण कहते हैं। जो निकाय का डिसीजन लेगा या निकाय को डिसाइड करेगा कि निकाय देदू है या नहीं, है ना? इसका मात्रक कूलम इनटू मीटर, ये मात्रक दिखा दिया। अब इंपॉर्टेंट बात है ना, इसे समझो बच्चों, जो हम आज पढ़ रहे हैं यही हमें चुंबकत्व चैप्टर में वापस पढ़ना है। चुंबकत्व चैप्टर इसी की कॉपी, इसी की नकल है। क्लियर? तो चुंबकत्व चैप्टर में हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इसे आज से ही इस पार्ट को जो चालू हुआ है इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ लें। तो आपको एक चैप्टर तो गिफ्ट मिल रहा है ना भाई, इससे विद्युत के बाद धारा विद्युत, धारा विद्युत के बाद चुंबक आएगा। तो चुंबक का एक चैप्टर पूरा तो नहीं कह सकते, और उसका 30% भाग इसकी नकल होगा, इसकी कॉपी होगा। तो इसके थोड़े पोर्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब सब देदू आघूर्ण कैपिटल P एक सदिश राशि है जिसकी दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में, ये मिलाने वाली रेखा की दिशा, इस को कहते हैं अक्ष, है ना साहब? क्लियर? तो सब ये जो आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है ना। तो बिंदु विद्युत देदू आघूर्ण P एक सदिश राशि जिसकी दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में माइनस से प्लस की ओर होती है। P की दिशा किधर है? माइनस से प्लस की ओर। दिशा दिखाई है, देदू तो पहले बना हुआ था, अब तो ऊपर की ड्राइंग चल रही है ना? इसे हम अक्षीय रेखा कहते हैं। वो बात एक ही सब, है ना? ये क्या कहलाता है? अक्षीय रेखा, एक्सियल लाइन। ठीक है साहब? तो P की दिशा बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बार ध्यान से सुनो, देदू आघूर्ण P सदिश राशि जिसकी दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऋण से धन आवेश की ओर होती है। इस रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। अक्षीय रेखा से लंबवत और मध्य बिंदु से गुजरने वाली, अक्षीय रेखा के लंबवत और मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा, ये जो बना रहा हूं ना, अरे यार ये एक मिनट, है ना? अक्षीय रेखा के लंबवत, सीधी रेखा कितना बड़ा मुश्किल होता है सब। इस रेखा को निरक्ष
या निरक्षीय रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में इक्वेटोरियल लाइन। तो सब अक्ष के लंबवत और मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा निरक्ष या निरक्षीय रेखा कहलाती। और इस निरक्षीय रेखा से गुजरने वाला तल, ऊर्ध्वाधर तल, वर्टिकल प्लेन, उसको हम विषुवतीय तल भी कहते हैं, है ना। तो सब ये पी का इंट्रोडक्शन, ये पी का मात्रक, पी की दिशा महत्वपूर्ण है जो हमारे आगे काम आए। अब सब पी कैसे निर्धारित करेगा कि वस्तु द्विध्रुव है या नहीं, इसको ब्रीफ में सुनिए सब। पॉजिटिव और नेगेटिव सभी के पास होते हैं, सभी एटम से बने, एटम में नाभिक भी और चाहो तब इलेक्ट्रॉन भी है। तो क्या सभी द्विध्रुव हैं? नहीं। अणु दो प्रकार के होंगे, शॉर्ट में सिंपल है ना। अणु के दो प्रकार हैं। पहला ध्रुवीय अणु, है ना, बहुत शॉर्ट में ध्रुवीय अणु, पोलर एटम, ठीक है सर। ऐसे अणु जिनमें धन और ऋण आवेश का केंद्र एक बिंदु पर नहीं है, उन अणुओं को हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, अमोनिया, है ना, इनमें धन और ऋणावेश का केंद्र एक बिंदु पे नहीं है। तो जिनमें धन और ऋणावेश का केंद्र एक बिंदु पे नहीं है उन्हें ध्रुवीय अणु कहते हैं, है ना, क्लियर। पोलर एटम, जिससे अब मैं दिखाऊं आपको H2O, है ना, ये O नेगेटिव और ये H पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का केंद्र ये रहा, नेगेटिव का केंद्र ये रहा, दोनों के बीच में दूरी पैदा होगी जिसे 2a कहते हैं। एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू है, तो स्वाभाविक है 2a इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ p इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये अणु क्या हो गया? ध्रुवीय अणु। अब देखो मैंने H2O को क्या लिखा था? डाइपोल लिखा था, अणु ध्रुवित है ना। ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, है ना। नेगेटिव का सेंटर ये रहा, पॉजिटिव का सेंटर ये रहा, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। 2a इज नॉट इक्वल टू 0, तो p इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब p है, तो ये अणु क्या हो गए? ध्रुवीय अणु। पोलर एटम कहोगे इन्हें, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं, है ना। ठीक है, बात होगी अणु की। अब बात करते हैं पदार्थ की। अणु ध्रुवित है, अणु का पी है, इसके बाद देखो पीरा माइनस से प्लस, इसके बाद भी पीरा माइनस से प्लस। हर अणु ध्रुवित है, लेकिन पदार्थ ध्रुवित तो ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो ये पदार्थ है, अणु ध्रुवित है, ये अणु ध्रुवित है, ये उसका पी दिखा दिया। लेकिन पदार्थ में अणु के जो द्विध्रुव आघूर्ण हैं ये विभिन्न दिशाओं में होते हैं। अभी देखो ये और ये बराबर विपरीत है, ये और ये बराबर विपरीत है, तो पदार्थ के पास तो पी नहीं है, तो पदार्थ तो क्या हो गया? अध्रुवित। तो अणु के ध्रुवित होने के बावजूद, अणु तो ध्रुवित थे, ये भी ध्रुवित है, ये भी ध्रुवित है, ये भी ध्रुवित है, लेकिन पदार्थ क्या हुआ? अध्रुवित। क्योंकि पदार्थ में ध्रुवित अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण P भिन्न भिन्न दिशाओं में अभिविन्यास हो सकता है, जिसका परिणामी शून्य होने के कारण पदार्थ अणु के ध्रुवित होने के बावजूद भी अध्रुवित होगा पदार्थ, है ना। तो सब अणु ध्रुवित है, पदार्थ जरूरी नहीं है कि ध्रुवित हो, कारण बता दें। लेकिन इस पदार्थ को अगर आप विद्युत क्षेत्र में रख दें, जैसे पदार्थ आपने विद्युत क्षेत्र में रख दिया, अब विद्युत क्षेत्र में रखते ही
ये जैसे ऋण से धन है, पी की दिशा ऋण से धन की तरफ होती है ना, तो ये पी की दिशा ऋण से धन की तरफ। जैसे आप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, ये सभी अणु का द्विध्रुव गुण विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। ये आपने विद्युत क्षेत्र, अब देखो इधर ऋण आ जाएगा, इधर धन आ जाएगा, इधर ऋण आ जाएंगे और इधर धन आ जाएंगे। अब देखो इसका पी इधर, इसका पी इधर, इसका पी इधर, ऋण से धन की ओर पी होता है। तो अब सभी द्विध्रुव गुण क्या हो गए, एक ही दिशा में हो गए। अब P इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां तो पदार्थ अध्रुवित था क्योंकि P भिन्न भिन्न दिशाओं में थे। लेकिन जैसे आपने बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा, बल लगा के ऋण धन की प्लेट की तरफ आएंगे और धन ऋण प्लेट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो सभी का द्विध्रुव गुण आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गया। P और E एक दिशा में आ गया, है ना, ऊपर ही था नीचे P। तो P और E, ये E है और ये P है, ये एक दिशा में आ गया। P और E एक दिशा में आ गया, तो P इज नॉट इक्वल टू, पदार्थ ध्रुवित हो गया। इस प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन। तो अणु ध्रुवित भी हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट, अणु अध्रुवित भी हो सकता है। तो अब अनपोलराइज की बात कर लें। अध्रुवित अणु, ऐसे अणु जिनमें धन और ऋणावेश का केंद्र एक ही बिंदु पर है, धन और ऋणावेश का केंद्र एक ही बिंदु पर है, वहां धन और ऋण के बीच की दूरी 0 यानी 2a बराबर 0 होगा, तो P 0 होगा। उन्हें हम अध्रुवित अणु कहते हैं, ठीक है साहब, उन्हें अध्रुवित अणु। जैसे मेथेन CH4, अब ये देखो, ये अब देखो सो शॉर्ट में समझना है, ये H है। अब सभी प्लस का केंद्र और सभी माइनस का केंद्र एक ही बिंदु पे, इन चारों का केंद्र और कार्बन का केंद्र एक ही बिंदु पे, 2a बराबर 0, तो P बराबर 0, अध्रुवित है। एक परमाणु को देखो, ये पहला ऑर्बिट देखा, ये 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और बीच में नाभिक। अब इलेक्ट्रॉन का केंद्र नाभिक पर ही है, थोड़ा अलग अलग है ना, ये नेगेटिव यहाँ है और पॉजिटिव तो मैंने व्हाइट से दिखा ही रखा, पॉजिटिव वही है। धन और ऋण के बीच की दूरी क्या होगी, 2a बराबर 0, तो P बराबर 0 हो गया। अणु अध्रुवित है, ध्रुवित नहीं है। हाइड्रोजन की बात करो, अब इसमें तो कोई ध्रुव ही नहीं है, इसमें तो दो ध्रुव ही नहीं, दोनों प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस हैं, तो इसके पास तो प्लस माइनस है ही नहीं, तो ये तो अध्रुवित हुआ ही। तो N2H2O2 ये तो सिमिलर होने के कारण अध्रुवित हो ही जाएंगे, है ना। N2NN है, H2HH है, O2O है, तो वहां तो दो ध्रुव अवेलेबल ही नहीं है। तो साहब इनकी तो बात ही मत करो, क्योंकि इनके पास तो दो ध्रुव अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन जिनके पास धन और ऋण दोनों अवेलेबल हैं, वो भी तो अध्रुवित हैं, जिसमें आप ये देख लो। अभी जैसे मान लो CO2 की बात करें, तो C प्लस और ये O माइनस और ये O माइनस। अब दोनों O माइनस का सेंटर देखो आप, ये O माइनस का सेंटर यहां है और यहीं पर धन है। अब धन और ऋण का केंद्र एक ही बिंदु पर है, तो 2a बराबर 0, इससे P बराबर 0। ये सभी अध्रुवित अणु हैं। तो सब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके पास दो ध्रुव नहीं है, तो ये तो वैसे ही अध्रुवित हुए। लेकिन जिनके पास दो ध्रुव हैं, उनमें धन और ऋण का केंद्र एक ही बिंदु पर है, इसलिए P उनका भी 0 है, तो ये अध्रुवित है। जब ये अध्रुवित है तो यहाँ पदार्थ की बात करना ही मत, क्योंकि जब अणु ही अध्रुवित है तो पदार्थ भी अध्रुवित होगा। हाँ, विद्युत क्षेत्र आरोपित करके ध्रुवित इन्हें भी कर सकते हैं। जैसे एटम है, अगर मैं इस एटम को रोकूंगा, धन नाभिक इधर चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन का केंद्र ये रहा, अब धन प्रतिकर्षित होकर उधर जाए, अब दोनों के बीच में दूरी पैदा होगी, यानी 2a इज नॉट इक्वल टू 0, तो P इज नॉट इक्वल टू 0। तो अध्रुवित को हम ध्रुवित कर सकते हैं, इससे हम कहते हैं प्रेरित द्विध्रुव। ये टेम्परेरी द्विध्रुव बन गया, क्योंकि क्या लगा रखी है आपने, फोर्स लगा रखा है,
विद्युत क्षेत्र लगा रखा है, विद्युत क्षेत्र ने धन और ऋण के केंद्र को शिफ्ट कर दिया। पहले तो एक ही जगह था ना धन और ऋण का केंद्र एटम में, पर जैसे आपने विद्युत क्षेत्र लगाया धन और ऋण का केंद्र शिफ्ट हो गया, यानी बीच में दूरी 2a पैदा होगी, और बीच में दूरी 2a पैदा होगी तो P पैदा हो गया। तो अध्रुवित को भी विद्युत क्षेत्र लगाकर, विद्युत क्षेत्र एक तरह से बलि लगा, विद्युत क्षेत्र लगाकर हम ध्रुवित कर सकते हैं। इस प्रकार से जो द्विध्रुव डेवलप होते हैं उन्हें प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत क्षेत्र हटाने पे अपनी पूर्व अवस्था में चले जाएंगे। तो देखो P नहीं तो द्विध्रुव नहीं, और P है तो निकाय द्विध्रुव कहलाएगा, है ना। तो P भौतिक राशि P यानी द्विध्रुव आघूर्ण किसी निकाय के द्विध्रुव होने को निर्धारित करता है या दर्शाता है ना। तो बच्चों अब द्विध्रुव के संदर्भ में सभी बात हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेन होगा, मुख्य होगा, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो हम अगले एपिसोड में लेंगे। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है बच्चों, ओके।